अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछली वीडियो में जो है हमने वो ऑर्डर 5 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो स्टार्ट किया था। उसके जो रूल 1 से लेके 8 तक थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे, जो कि थे इशुएंस ऑफ समन्स के बारे में। तो आज इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो जो क्या है सर्विस ऑफ समन्स के बारे में, कि जो समन है इशू तो हो गए हैं, अब उसकी सर्विस कैसे होगी। तो स्टार्ट करेंगे रूल 9 से, जो कि है डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस के बारे में। इसका सब रूल 1 क्या कहता है जी? वेयर द डिफेंडेंट resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted or has an agent resident within that jurisdiction who is empowered to accept the service of summons, the summons shall, unless the court otherwise direct, be delivered or sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinate। रूल 9 सब रूल 1 कहता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहता है जिस कोर्ट में जो है दावा उसके खिलाफ दायर हुआ है, या अगर डिफेंडेंट खुद वहाँ पे नहीं रहता, उसने किसी एजेंट को एम्पावर किया हुआ है, तो फिर जो समन की सर्विस होगी, या तो अगर एजेंट वहाँ पे रहता है तो उस पर हो जाएगी, या अगर डिफेंडेंट जो है उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रहता है तो उस पर सर्विस हो सकती है। इसमें दो सूरतें बता दी गई कि अगर तो डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, तो फिर डिफेंडेंट पे इन पर्सन ही होगी। तो अगर वो वहाँ पे नहीं रहता, उसने किसी एजेंट को एम्पावर किया हुआ है, तो फिर उस एजेंट पे जो है वो सर्विस हो जाएगी। इसका सब रूल 2 है, वो कहता है द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट अदर देन दैट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, and where he is such an officer, the summons may be sent to him by post or in such other manners as the court may direct। सब रूल 2 कहता है कि जो समन की जो है सर्विस होनी है वो एक प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू होगी। अब ये प्रॉपर ऑफिसर है कौन? ये प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पे बात की गई है जो तमील कुनंदगान है। अदालत के अंदर जो है, कोर्ट के अंदर कचहरी में तमील कुनंदगान जो हैं वो अलग होते हैं। वो कोर्ट के ऑफिसर उस कोर्ट के ऑफिसर नहीं होते जहाँ पे जो है दावा दायर कर दिया गया है। इनकी जो एक ड्यूटी है वो अलग है। इन्होंने जो समन्स हैं उनको आगे सर्व करना है पार्टीज़ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर का जो वर्ड यूज़ हुआ है वो तमील कुनंदगान की मुताबिक हुआ है, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जब समन जो है वो इशू हो जाएगा, उसके बाद जो है तमील कुनंदा जो है वो समन लेके चला जाएगा, और उसके बाद वो डिफेंडेंट पे या उसका अगर कोई एजेंट है तो उस पे वो सर्विस कर देगा। आगे जाते हैं जी, आगे क्या है? आगे सब रूल 3 है, ये क्या कहता है? दी अनलेस द कोड अदरवाइज डायरेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर और एन ऑफिसर अथोराइज्ड बाय हिम in this behalf shall cause the service of summon and return it to the court within 15 days of issue of summons। कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो जब सर्विस करने के लिए जाएगा, सर्विस करने के बाद समन की जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है उसने विद इन 15 डेज़ के अंदर अंदर जो समन है उसको रिटर्न करना है कोर्ट के अंदर। आगे जो है रूल 10, वो है मोड ऑफ सर्विस के बारे में। सर्विस ऑफ द समन्स शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ signed by the judge or such officer as he appoint in this behalf and sealed with the seal of the court। अब जो वो समन है जो उसने डिलीवरी करना है, वो जो है समन प्रॉपर एक जज की जानिब से उस पर साइन किया गया होगा, या उस ऑफिसर के साइन होंगे जिसको इस काम के लिए अपॉइंट किया गया होगा, और उस पर जो है वो कोर्ट की एक मोहर भी लगी होगी। तो वो एक प्रॉपर समन होगा, उसको आगे टेंडर किया जाएगा डिफेंडेंट पे, या उसकी सर्विस की जाएगी। आगे है, इसकी मोड्स के बारे में बात करते हैं। आगे इसका रूल 10A है, सर्विस बाय पोस्ट। सिमल्टेनियसली विद द इशुएंस ऑफ समन अंडर रूल 9 there shall be sent unless otherwise ordered by the court to defendant by courier service, register post, acknowledgement due, another copy of the summon signed and sealed in the manner provided under rule 10। अब जो है इसी तरह से जब एक तमील कुनंदा जो है वो
सर्विस करने जाएगा तो जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जो समन है उसको बाय रजिस्टर पोस्ट भी भेजा जाए। कि जैसा कि ये टीसीएस वगैरह के अदारे हैं या कोई भी ऐसा कोरियर सर्विस कि जिसके ज़रिए से उसको भेजा जा सके, जो भी यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कोरियर वाले। तो जो ये सर्विस कोरियर के ज़रिए से होगी और तमील कुनंदा जो जाके सर्विस करेगा, उसको टेंडर करेगा, कॉपी देगा, उस पर सर्विस करेगा, ये सिमल्टेनियसली एक साथ चल सकती हैं। इन दोनों को एक ही तरह से किया जा सकता है कि मतलब जो अदालत की तरफ से जाना है वो तो जाना ही जाना है, उसके बाद जो है आप पोस्ट के ज़रिए से भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि इसको जी आप पोस्ट के ज़रिए से भी इसको भेजें। उसके उस पे ये होता है कि एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, वो फिर आपने जो है कोर्ट को आगे टेंडर करनी होती है, कोर्ट में आपने रिटर्न करनी होती है कि ये जी हमने हमने बाय पोस्ट भी जो है इस पे सर्विस कर दी है। आगे इसका सब रूल 2 है, एन एक्नॉलेजमेंट purporting टू बी साइंड by the defendant of the receive of registered communication or endorsement by a courier messenger postal employee that the defendant refused to take delivery of the same shall be deemed by the court issuing the summon to be prima facie proof of सर्विस ऑफ समन। वही बात कि जब जो कोरियर सर्विस के ज़रिए से एक जो उसकी डिलीवरी होगी समन की, तो फिर जो है वो जो एक कोरियर मैसेंजर होता है जो कुरियर लेके जाता है, वो जब जाके उसको देगा तो फिर वो अगर अगर तो वो ले लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर जो है वो रिफ्यूज़ करता है तो फिर जो है कोरियर उसका जो पोस्टल एम्प्लॉय होगा वो कोर्ट में आके उसको रिटर्न करेगा। उसकी जो रसीद होगी उस पे लिखा होगा कि उसने जी डिफेंडेंट ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया है, तो कोर्ट इसको ये जो है वो उसके लिए एक प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है सर्विस हमने करवाई है, और ये एक तरह से उसको पता चल गया है कि मेरे ऊपर केस किया गया है, तो इसको सर्विस समझा जाएगा कि उस पर सर्विस हो गई है। आगे इसका रूल 11 है, service on several defendants save as otherwise prescribed where there are more defendants than one service of summons shall be made on each defendant। कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो फिर हर एक पे अलग अलग से सर्विस होगी। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो फिर हर एक पे अलग अलग से सर्विस करनी पड़ेगी, उतनी कॉपीज़ ही लगेंगी। तो ये यहाँ पे बेसिकली जो प्रोसेस है वो ये होता है कि हमने जो है वो तीन समन एक डिफेंडेंट एक डिफेंडेंट के लिए तीन समन अदालत में जमा करवाने होते हैं। एक जो है वो हम भेजते हैं बाय पोस्ट, और दो जो समन है वो अदालत में जमा करवा देते हैं। उस पे जो एक एक जो है फिर वो तमील कुनंदा उसको लेके चला जाता है सर्विस के लिए, और बाकी जो है दूसरे पे वो साइन करवा के तो वो अदालत में उसको रिटर्न करता है। आगे इसका रूल 12 है, वो क्या कहता है, सर्विस टू बी मेड ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल और ऑन हिज एजेंट। वेयर इट इज़ प्रैक्टिसेबल सर्विस शैल बी मेड ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन अनलेस ही हैज़ एन एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट सर्विस, इन विच केस सर्विस ऑन सच एजेंट शैल बी सफिशेंट। ये रूल जो 12 है वो हमें बताता है कि अगर तो ये प्रैक्टिसेबल हो, ये पॉसिबल हो कि जो उस पे डिफेंडेंट है उस पे सर्विस इन पर्सन हो जाए, तो फिर जो है उसको इन पर्सन ही करना चाहिए। कि अगर आपको पता है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको पता है कि ये डिफेंडेंट जी उसकी फ़लाँ शॉप है, तो आपको चाहिए कि आप तमील कुनंदा को साथ ले जाएं और उसको बताएं वो बंदा है जी सामने उसकी शॉप है, ये यहाँ पे वो काम करता है या उसकी यहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है किसी भी किस्म का, या उसकी ये शॉप है, या यहाँ पे वो उसने एक कोई भी अपना जो है पॉइंट लगाया हुआ है जहाँ पे वो काम करता है। तो फिर आप उस तमील कुनंदा को कहें जी आप इस पे सर्विस करें इन पर्सन जाके। तो अगर तो नहीं है तो अगर डिफेंडेंट वहाँ पे नहीं मौजूद, इन पर्सन प्रैक्टिसेबल नहीं है, तो फिर जो है आप जैसा कि रूल 9 में भी बताया गया कि एजेंट पे हो सकती है, तो फिर एजेंट पे आप करवा दें सर्विस। आगे इसका रूल 13 है, वो क्या कहता है, सर्विस ऑन एजेंट बाय डिफेंडेंट कैरी ऑन बिजनेस। सब रूल 1, इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन
who does not resides within the local limits of the jurisdiction of the court from which the summons is issued. Service on any manager or agent who at the time of service personally carry on such business or work for such person within such limits shall be deemed good service. अब रूल 13 कहता है कि जहाँ पे जो है डिफेंडेंट उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता जहाँ पे जिस कोर्ट में उसके खिलाफ दावा दायर हुआ है, और वो जो दावा है वो किसी बिज़नेस के बारे में है या उसी बिज़नेस से रिलेटेड है जो वो उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर कर रहा है, तो अगर डिफेंडेंट इन पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन उसका कोई एजेंट है जिसको उसने इम्पावर किया हुआ है, या उस बिज़नेस में जो है उसका कोई मैनेजर वहाँ पे अवेलेबल है सर्विस के वक्त, तो उस पे अगर जो सर्विस है कर दी जाए मैनेजर पे या एम्पावर्ड एजेंट पे, तो वो जो है उसको यही समझा जाएगा कि सर्विस उसकी हो गई है, वो गुड सर्विस के तौर पे उसको लिया जाएगा, कोई कदगन नहीं है। आगे सब रूल 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ अ शिप शैल बी डीम टू बी एजेंट ऑफ द ऑनर और चार्टर्ड। यहाँ पे सब रूल 2 में कहा है कि जो मास्टर होता है शिप का वो भी एक तरह से एजेंट ही होता है ऑनर का, उसको एजेंट ही समझा जाएगा कि अगर कोई शिप का मास्टर है तो उस पे अगर कोई सर्विस हो जाती है तो यही समझा जाएगा कि वो सर्विस जो है उस ऑनर पे उस शिप के ऑनर पे कर दी गई है। अगर तो उस शिप्स के कोई भी बिज़नेस के रिलेटिंग कोई इशू है और दावा एक दायर हो चुका है, तो अगर वहाँ पे ऑनर उस शिप का नहीं मिलता, तो अगर मास्टर पे सर्विस हो जाती है तो यही समझा जाएगा कि ऑनर पे सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे रूल 14 है, वो क्या कहता है, सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन अ सूट टू obtain रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर wrong to immovable property. Service cannot be made on the defendant in person. The defendant has no agent empowered to accept this service. It may be made on any agent of the defendant in charge of the property. जो रूल 14 है वो हमें कहता है कि कोई अगर तो कोई ऐसा सूट है जो जो कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कोई सूट है, जो कोई इशू है, कोई सूट फाइल हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जहाँ पे जो है कंपनसेशन जो जो है वो मांगी गई है रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, और डिफेंडेंट जो है वो इन पर्सन भी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता और उसका कोई एजेंट भी वहाँ पे मौजूद नहीं है जिसको उसने एम्पावर किया हुआ है, तो फिर जो है जो बंदा भी उस प्रॉपर्टी के चार्ज में होगा, इंचार्ज होगा उस प्रॉपर्टी का, अगर उस बंदे पे सर्विस कर दी जाए तो फिर यही समझा जाएगा जो सर्विस की प्रोसीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें भी कोई कदगन नहीं है। उस बंदे पे भी सर्विस हो सकती है जिसके अंडर वो प्रॉपर्टी है। आगे रूल 15 है, वो क्या कहता है, वेयर सर्विस में बी ऑन मेल मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स फैमिली वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड, जहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो मिल ना रहा हो एंड हैज़ नो एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिज बिहाफ, और उसका वहाँ पे कोई एजेंट भी नहीं है जो कि उसके बिहाफ पे जो है वो सर्विस ले सकता है या उस पर सर्विस की जा सकती है, उसका कोई एजेंट नहीं है जिसको उसने एम्पावर किया हुआ है। सर्विस में बी मेड ऑन एनी एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द डिफेंडेंट हु इज़ रिजाइडिंग विद हिम, तो जो फिर सर्विस है वो उस डिफेंडेंट के किसी भी मेल जो है उसकी फैमिली के मेंबर पे कि जो उसके साथ रह रहा हो उस पर की जा सकती है। आगे एक्सप्लेनेशन है, अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, कि जो उस फैमिली का उस डिफेंडेंट का सर्वेंट होगा उस पर जो है वो उस समन की सर्विस नहीं की जा सकती, उसको जो है उस फैमिली का मेंबर नहीं समझा जाएगा। मेंबर होना वो है कि वो उस डिफेंडेंट से उसका कोई खूनी रिश्ता हो, वो उसके साथ रहता हो। आगे जो है रूल 16, पर्सन सर्व टू बी टू साइन एक्नॉलेजमेंट वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर और टेंडर अ कॉपी ऑफ द समन्स टू द डिफेंडेंट पर्सनली, जहाँ पे जो है वो डिलीवरी ऑफिसर जो तमील कुनंदा है वो टेंडर करता है कॉपी या सर्विस करता है डिफेंडेंट पे पर्सनली,
और टू एन एजेंट या उसके किसी एजेंट पे और दी अदर पर्सन ऑन दिस बिहाफ या किसी और बंदे पे जो उसके बिहाफ पे सर्विस ले रहा है, ही शैल रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, वो उस बंदे से जो है वो उस समन पे साइन लेगा, टू होम द कॉपी सो डिलीवर, जिसको वो डिलीवर कर रहा है वो समन की कॉपी, और टेंडर टू एन एक्नॉलेजमेंट सर्विस एंडोर्स ऑन द ओरिजिनल समन्स। तो जिस भी बंदे को तमील कुनंदा जो है डिफेंडेंट के बिहाफ पे सर्विस कर रहा है समन की, तो फिर जो है वो उस पर एक्नॉलेजमेंट पे साइन लेगा उसके प्रॉपर। यही कहा गया है रूल 16 में। रूल 17, प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सर्विस और कैन नॉट बी फाउंड वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट और सच अदर पर्सन एज फोर्स रिफ्यूज टू साइन द एक्नॉलेजमेंट, कि जहाँ पे डिफेंडेंट या उसका एजेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके बिहाफ पे जिस पे सर्विस हो सकती है वो रिफ्यूज़ करता है एक्नॉलेजमेंट को साइन करने के लिए, वो समन रिसीव नहीं करता, और वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर यूजिंग ऑल ड्यू एंड रीजनेबल डिलीजेंस कैन नॉट फाइंड द डिफेंडेंट। और अगर इसके बरक्स ये है कि जहाँ पे फिर अगर एक तो ऑप्शन ये है कि एक साइड ये है कि अगर तमील कुनंदा जाता है और जो डिफेंडेंट है या उसका एजेंट है या कोई और बंदा जो उसके बिहाफ पे सर्विस ले सकता है, उस पे जिस पे सर्विस की जा सकती है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने ये नहीं रिसीव करना जो सामान है, उस पे साइन नहीं करते एक्नॉलेजमेंट पे। फिर या फिर अगर डिफेंडेंट या उसका कोई भी एजेंट जो है वो तमील कुनंदा की कोशिशों के बावजूद भी जो है वो नहीं मिलता, एंड देर इज़, आगे क्या कहते हैं, एंड देर इज़ नो एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ समन इन दिस बिहाफ, और जहाँ पे उसका कोई एजेंट भी नहीं है जो कि सर्विस उसकी समन की ले सके, नॉर एनी अदर पर्सन ऑन होम सर्विस कैन बी मेड, और कोई और बंदा जो है वो वहाँ पे मौजूद ना हो जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे उस समन को रिसीव कर सके या जिस पे सर्विस की जा सके, दी सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स अ कॉपी ऑफ द समन ऑन द आउटर डोर। तो जो सर्विंग ऑफिसर है फिर उस समन की कॉपी जो है उस डिफेंडेंट के घर के बाहर जो है उसको अफिक्स करेगा, चस्पा कर देगा, or some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily reside or carry on business or personal work for gain। तो अगर उस डिफेंडेंट का भी पता नहीं चल रहा, एजेंट का भी पता नहीं चल रहा, और कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है वहाँ पे जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे सर्विस ले ले उस समन की या उस समन को रिसीव कर ले, तो फिर जो है सर्विंग ऑफिसर उस समन की जो कॉपी है वो अफिक्स करेगा, चस्पा करेगा उस डिफेंडेंट के वहाँ उस रेजिडेंस पे जहाँ पे वो ऑर्डनरी रिजाइड कर रहा है, जहाँ पे खदशा है कि ये यहाँ पे रहता है, उम्मीद है कि यहाँ पे रहता है। आगे क्या होगा, and shall then return the original to the court from which it was issued with the report endorsed thereon or annexed thereon thereto, stating that he has so fixed the copy the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified in whose presence the copy was affixed। तो अगर तो डिफेंडेंट एजेंट या कोई भी बंदा नहीं मिलता और वो कॉपी जो है समन की वहाँ पे फिक्स कर देता है किसी भी आउटर पार्ट पे घर के, तो फिर जो है जो सर्विंग ऑफिसर है वो कोर्ट को जो है ओरिजिनल समन वहाँ पे जमा करवा देगा, और फिर कोर्ट को बताएगा कि मैंने जी ड्यू डिलिजेंस के साथ उसको ढूंढा है डिफेंडेंट को, उसका एजेंट भी कोई नहीं मिला, कोई बंदा नहीं मिला जो उसको रिसीव कर सके इस समन को, तो मैंने जी ये कॉपी जो है इसकी फिक्स कर दिया। और अगर कोई ऐसा बंदा जो कि विटनेस हो इस बात का या जिसके ज़रिए से इसको डिफेंडेंट को आइडेंटिफाई किया गया हो, उसका नाम वगैरह और उसका साइन वगैरह जो है वो भी लेके फिर अदालत में वो जमा करवा देगा। आगे रूल 18 एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस द सर्विंग ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस इन विच द समन्स हैज़ बीन सर्व्ड अंडर रूल 16 endorse or annex or cause to be endorsed or annexed or to the original summary return stating the time when and the manner in which the summons was served, the name and address, if any, identify the person, and witnessing the delivery or tender
ऑफ द समन। रूल 18 जो है वो हमें बताता है जी, रूल 18 जो है वो हमें बताता है कि जब जो सर्विंग ऑफिसर है वो अगर रूल 16 के ज़रिए से उसकी सर्विस करता है तो फिर वो क्या करेगा, वो बताएगा कि किस टाइम जो है उसने सर्विस की, किस तरीके से की, क्या क्या टाइम था, और जो अगर कोई बंदा ऐसा वहाँ पे मौजूद हो जो कि उस चीज़ का विटनेस हो, तो उसका उसका भी नाम वगैरह और उसके साइन वगैरह जो है वो अदालत में वो जमा करवा देगा। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं रूल 16 क्या है। रूल 16 है वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर और टेंडर अ कॉपी ऑफ द समन टू डिफेंडेड पर्सनली और द एजेंट इन दिस बिहाफ ही शैल रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू होम द कॉपीज और डिलीवर और टेंडर टू एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सर्विस एंड ड्रॉस ऑन द ओरिजिनल समन। वही बात है, रूल 18 कह रहा है कि जब उसने इन पर्सन कोई सर्विस की है डिफेंडेंट पे, तो फिर जो है वो उस तमाम सर्कमस्टांसिस को जो है अदालत में बताएगा कि किस टाइम जो है उसने सर्विस की है, किस तरीके से सर्विस की है। और अगर जब वो सर्विस कर रहा था कोई ऐसा बंदा है, कोई विटनेस है जिसने उसको आइडेंटिफाई किया है इस चीज़ को कि इसने सर्विस कर दी है, तो वो तमाम तर चीज़ें जो सर्कमस्टांसिस हुई हैं वो बताएगा अदालत। आगे रूल 19 है वो क्या कहता है, फिर समन इज रिटर्न अंडर रूल 17 द कोर्ट शैल इफ द return under that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer and may, if it has been so verified, examine the serving officer on oath or cause him to be so examined by another court touching his proceedings, and may make such further inquiry in the matter as it thinks fit, and shall either declare the summons has been duly served or order such service as it thinks fit। कि अगर जो है वो रूल 17 के मुताबिक वो रूल 17 के मुताबिक अगर तो डिफेंडेंट एजेंट या कोई भी बंदा जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे समन जो है वो रिसीव कर सकता था और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, और उसके बाद जो है सर्विंग ऑफिसर के ढूंढने के बावजूद भी वो अगर नहीं मिलते। एक सूरत तो ये थी ना रूल 17 में कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन दूसरी सूरत ये है कि अगर वो मिलते ही नहीं है, कोई बंदा वहाँ पे मौजूद ही नहीं है और उसने कॉपी जो है फिक्स कर दिया है, तो फिर ये नहीं है कि सर्विंग ऑफिसर आके रूल 19 में बताया गया कि सर्विंग ऑफिसर जो है वो आके ये नहीं कह सकता कि मैंने जी ये बहुत ढूंढा था तो फिर मुझे ये मिले नहीं, तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर वो ये बात आके कहता है कि मैंने ढूंढने की उनको कोशिश की है लेकिन वो मुझे नहीं मिले, तो फिर वो इस चीज़ को कोर्ट में प्रूव करेगा। रूल 19 कहता है कि जो सर्विंग ऑफिसर है अगर वो आके ये बात कहता है कि जो डिफेंडेंट है वो मुझे मिला नहीं है या उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सका हूँ, उस पर सर्विस नहीं हो सकी है, तो फिर सिंपल ये नहीं है कि सर्विंग ऑफिसर आके सिर्फ इतनी बात कह देगा और बात हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, कोर्ट जो है उस पर इंक्वायरी कर सकती है, उसको जो है ऑन ओथ उससे जो है वो उसको वेरीफाई कर सकती है, या फिर किसी और कोर्ट को भी वो जो है उसका उसको भेज सकती है किसी और कोर्ट को भी कि इसको एग्जामिन करें। तो वो एग्जामिन होने के बाद फिर जो उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि ये जो समन है वो सर्व्ड हो चुके हैं या नहीं। तो फिर वो आगे कोर्ट की मर्ज़ी है कि वो क्या आगे प्रोसीडिंग करे। आगे रूल 20 सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। अब ये सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज जो हैं ये मुख्तलिफ़ तरीके इसमें बता दिए गए हैं कि किस किस तरीके से जो है वो सर्विस की जा सकती है। असल में कुछ तरीके इसमें जो हैं वो पुराने हैं, वो अब अप्लीकेबल भी नहीं है, उस पर प्रैक्टिस हो ही नहीं रही। तो पढ़ते हैं जी। रूल 20 substituted services sub rule 1 where the court is satisfied that there is a reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summons cannot be served in ordinary way, the court shall order for the service of summon। कि जहाँ पे जो है कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट जो है वो समन की सर्विस को अवॉइड करने के लिए छुपता फिर रहा है, वो रिसीव नहीं कर रहा है या इसको जानबूझ के वो लिंगर ऑन कर रहा है इस बात को, तो फिर जो है सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज को जो
इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कौन कौन सी हैं इस पढ़ते हैं जी। इसकी क्लॉज ए है, फिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द समन एट द सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इफ एनी इन विच द डिफेंडेंट इज नो टू हैव लास्ट रिजाइडेड और कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क फॉर गेन। क्लॉज ये कहती है कि जहाँ पे जो है अगर तो डिफेंडेंट इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है कि उस पर सर्विस जो है वो समन की ना हो, तो फिर जो है क्लॉज रूल 20 सब रूल 1 क्लॉज ए के मुताबिक कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि जो जहाँ पे इस बात का कंफर्म है या कि इस बात का थोड़ा सा कोई अंदेशा है कि यहाँ पे डिफेंडेंट रह रहा है, उसकी रेजिडेंस का कोई पता मालूम है, तो फिर जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वहाँ पे उस एरिए में या उसके घर के किसी कंस्पिशियस पार्ट पे जो है समन की कॉपी जो है उसको उसको अफिक्स कर दिया जाए। या ऐसी जगह पे जहाँ पे वो कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई बिज़नेस उस रन रन कर रहा है या पर्सनली वर्क कर रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे किसी कंस्पिशियस पार्ट पे जो है वो ऑर्डर कर सकती है कोर्ट के समन की जो कॉपी है उसको फिक्स कर दिया जाए। आगे क्लॉज बी है, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच में इंक्लूड टेलीग्राम, टेलीफोन, फोनोग्राम, टेलेक्स, फैक्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की बात आ गई है। क्लॉज बी कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए से भी जो है सर्विस हो सकती है समन की। टेलीफोन के ज़रिए से, मैसेज वगैरह के ज़रिए से हो सकती है, अखबार के ज़रिए से हो सकती है, रेडियो एंड टेलीविज़न। यहाँ पे ये अखबार इश्तिहार की बात ही कर रहे हैं कि जो है अब अखबार इश्तिहार का भी कोड जो है वो ऑर्डर कर सकती है। आगे क्लॉज सी है, अर्जेंट मेल सर्विस और पब्लिक कोरियर सर्विस। वही जो बाय पोस्ट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वही है कि बाय पोस्ट भी जो है वो कोरियर के ज़रिए से भी उसको सर्विस की जा सकती है। आगे क्लॉज डी है, बीट ऑफ ड्रम इन द लोकेलिटी वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स। ये इसमें पुराना हो चुका है। पहले होता था कि ढोल बजाते थे लोग जहाँ पे होता था कि डिफेंडेंट यहाँ पे रहता है, कोई खदशा होता था या इस चीज़ का अंदेशा होता था कि यहाँ पे रह रहा है डिफेंडेंट, तो जो है अगर पॉसिबल हो कोर्ट को लगे इस चीज़ का कि डिफेंडेंट जो है वो अवॉइड कर रहा है, तो जहाँ पे इस चीज़ का अंदेशा है कि यहाँ पे रह रहा है डिफेंडेंट, वहाँ पे बीट ऑफ ड्रम भी किया जा सकता है, ढोल बजा के भी उसको जो है उस पर सर्विस की जा सकती है। मकसद ये होता है कि डिफेंडेंट को जो है इस बात का इल्म दिलवाना कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एक केस फाइल हुआ है, तो आपकी अपीयरेंस उसमें ज़रूरी है। आगे क्लॉज ही है, पब्लिकेशन इन प्रेस, वही बात अखबार इश्तिहार वगैरह। एंड आगे क्लॉज एफ, एफ में बता दिया गया है कि एनी अदर मैनर्स और मोड एज इट मे थिंक्स इट। इन सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज के अलावा क्लॉज एफ में बता दिया गया है कि इसके अलावा भी किसी और तरीके से भी जो है वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस पे जो है डिफेंडेंट पे सर्विस करें, प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में ऑर्डर द यूज़ ऑल ऑफ or any of the four said manners and mode of service simultaneously। कोड जो है ये जो हमने रूल 20 सब रूल 1 के क्लॉजेस पढ़े हैं एफ तक, तो कोर्ट जो है इन सब को एक साथ भी ऑर्डर कर सकती है कि आप इसको पब्लिकेशन करें टेलीविज़न में या न्यूज़पेपर में, बीट ऑफ ड्रम करें या इसकी कॉपी फिक्स करें, एक साथ भी इन सब का ऑर्डर कर सकती है और इनको अलग अलग भी इनका ऑर्डर कर सकती है जैसे कोर्ट को सही लगे। आगे सब रूल 2 है, इफेक्ट्स ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज। सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ इट हैड बीन मेड ऑन द डिपेंडेंट पर्सनली। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि ये जो सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज होती हैं इसको ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे डिफेंडेंट पे ये पर्सनली इसको इन पर्सन उस पर सर्व हो गई है सर्विस। आगे सब रूल 3 है, वेयर सर्विस सब्सटीट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड, वेयर दिस सर्विस इज सब्सटीट्यूटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिपेंडेंट एज द केस में रिक्वायर which shall not ordinarily exceed 15 days। तो जब सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज हो जाती हैं सब रूल 3 के मुताबिक, तो फिर जो है कोड 15 दिन का, तकरीबन 15 दिन का जो है टाइम रखती है कि डिफेंडेंट जो है वो इन पर्सन कोर्ट में पेश हो और आगे प्रोसीडिंग्स को लेके जाया जा सके।
तो ये थे 9 से लेके 20 तक रूल्स आज हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह बाकी जो रूल्स हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये आज हमने पढ़ा है जी ऑर्डर 5 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। इसका आज हमने दूसरा पार्ट डिस्कस किया है सर्विस ऑफ समन्स के बारे में। रूल हमने पढ़े हैं 9 से लेके 20 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।